स्कूलों में, किताबों में हमें हमेशा एक ही कहानी बताई जाती है। मोहनदास करमचंद गांधी, एक संत, एक राष्ट्रपिता, अहिंसा का पुजारी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आजादी दिलाई, जिसने अपने जीवन को एक आदर्श बना दिया। उनकी तस्वीर हर नोट पर है, हर चौराहे पर उनकी मूर्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान व्यक्तित्व के भी कुछ ऐसे पहलू थे, कुछ ऐसे राज थे जिन्हें जानबूझकर आपसे, हमसे, इस पूरे देश से छुपाया गया है। क्या आपको पता है उन्होंने अपनी पत्नी को गंभीर बीमारी में डॉक्टरों की सलाह के बावजूद अंग्रेजी दवा लेने से मना कर दिया था? या फिर भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए सीधी और स्पष्ट कोशिश करने से इनकार कर दिया था जब उनके पास मौका था? या फिर क्या आपको उनके कुछ ऐसे लेखों के बारे में पता है जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे, जहां उन्होंने खुद अफ्रीकियों को भारतीयों से कमतर बताया था? ये सब आपको किसी सरकारी किताब में नहीं मिलेगा। आज हम उन 5 सच्चाइयों को उजागर करेंगे, उन गहराइयों में उतरेंगे जहां इतिहास के पन्ने आज भी अनछुए हैं, जहां सवाल अनसुलझे हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिकंस्ट्रक्शन है, एक ऐसी कहानी जो आपके मन में सवाल पैदा करेगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी। क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जो शायद आपके आदर्शों को हिलाकर रख दे? बात है साल 1944 की, जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और गांधी जी पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद थे। उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी थीं, जो उनकी सबसे बड़ी समर्थक और जीवन संगिनी थीं। कस्तूरबा की उम्र ढल चुकी थी और वो बुरी तरह बीमार थीं। उन्हें निमोनिया हो गया था। उनकी हालत हर गुजरते पल के साथ बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उनकी जान बचाने के लिए उन्हें पेनिसिलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, जो उस समय एक नई और बहुत प्रभावी दवा थी, एक जीवन रक्षक दवा। लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो गांधी जी के सिद्धांतों और उनके व्यक्तिगत जीवन के बीच एक भयानक टकराव पैदा करता है। गांधी जी ने आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टरों की सलाह को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क था, ये अंग्रेजी दवा है, मैं इसे नहीं लूंगा। उनका मानना था कि प्राकृतिक उपचार और आयुर्वेद पर ही भरोसा किया जाना चाहिए, न कि पश्चिमी दवाओं पर। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर वो अपनी पत्नी के लिए पश्चिमी दवा स्वीकार करेंगे तो इससे उनके सिद्धांतों पर सवाल उठेंगे, खासकर स्वदेशी और प्राकृतिक चिकित्सा के उनके विश्वास पर। कुछ घंटों की भयानक पीड़ा और संघर्ष के बाद 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। क्या ये अहिंसा थी जो गांधी जी का मूल सिद्धांत था, एक ऐसा सिद्धांत जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था? या फिर ये सिद्धांतों पर हद से ज्यादा अड़ने वाली एक भयंकर जिद थी जिसने उनकी पत्नी की जान ले ली? क्या अपने पर्सनल सिद्धांतों पर अडिग रहना किसी अपने की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या एक पति का यह फर्ज नहीं था कि वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करे, चाहे वो अंग्रेजी दवा ही क्यों ना हो? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और कई लोगों के मन में गांधी जी के व्यक्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये घटना दर्शाती है कि उनके सिद्धांत कभी कभी उनके मानवीय संबंधों पर भी भारी पड़ जाते थे। अब हम बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिसने भारतीय इतिहास में सबसे बड़े विवादों में से एक को जन्म दिया है, भगत सिंह की फांसी। 23 मार्च 1931 को युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। भारत भर में लोगों का गुस्सा उफान पर था। हर कोई चाहता था कि गांधी जी, जिनकी आवाज उस समय पूरे देश में गूंजती थी और जिनकी ब्रिटिश सरकार भी सुनती थी, वो इन युवा क्रांतिकारियों की जान बचा लें। हैरानी की बात है कि उस समय गांधी इरविन पैक्ट की बातचीत चल रही थी, जो भारतीय राजनीतिक कैदियों की रिहाई से संबंधित थी। वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने खुद गांधी जी को यह ऑफर दिया था कि वो भगत सिंह और उनके साथियों की सजा को उम्र कैद में बदलवा सकते हैं अगर गांधी जी कुछ शर्तों पर सहमत हों। ये एक दुर्लभ मौका था, एक ऐसी खिड़की जो कुछ ही समय के लिए खुली थी, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। उनका कहना था, मैं हिंसा को समर्थन नहीं दूंगा। उनका तर्क था कि भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंसा का रास्ता अपनाया था और उनकी अहिंसा का सिद्धांत किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही क्यों ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो भगत सिंह की जान बचाने के लिए सीधे हस्तक्षेप करेंगे तो ये अहिंसा के उनके जीवन के सिद्धांत से समझौता होगा। क्या एक युवा क्रांतिकारी की जान, जिसने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, गांधी जी के सिद्धांतों से कम महत्वपूर्ण थी? क्या यह सिर्फ सिद्धांतों पर अडिग रहना था या फिर ये एक बड़ा राजनीतिक दांव पैंच था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांधी जी को डर था कि भगत सिंह की लोकप्रियता उनकी खुद की अहिंसक आंदोलन की लोकप्रियता को कम कर सकती है। क्या यह संभव है कि अहिंसा के नाम पर एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को रास्ते से हटाया जा रहा था? क्या एक नेता का यह कर्तव्य नहीं था
कि वो अपने देश के उन बेटों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करे जो देश के लिए लड़ रहे थे, भले ही उनके तरीके अलग थे। ये सवाल आज भी लाखों भारतीयों के मन में चुभता है और गांधी जी के फैसलों पर एक काली छाया डालता है। गांधी जी का शुरुआती जीवन दक्षिण अफ्रीका में बीता, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। लेकिन इस महान संघर्ष के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे लेख और टिप्पणियां की जो आज के समय में और यहां तक कि उस समय भी नस्लवादी या श्रेष्ठता की भावना से ग्रस्त मानी जा सकती हैं। 1890 के दशक में अपने शुरुआती लेखन में गांधी जी ने कई बार लिखा कि भारतीय अफ्रीकियों से श्रेष्ठ हैं। उन्होंने भारतीय और अफ्रीकी समुदायों के लिए अलग अलग सुविधाओं की मांग की, ये तर्क देते हुए कि भारतीय अफ्रीकियों से अधिक सभ्य और स्वच्छ हैं। उन्होंने नेटिव शब्दों का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे वो कमतर हों। उदाहरण के लिए उन्होंने लिखा कि नेटिव असभ्य हैं और भारतीयों को उनसे ऊंचा समझा जाना चाहिए। ये जानकर झटका लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे बाद में नस्लवाद विरोधी प्रतीक के रूप में पूजा गया, उसने अपने शुरुआती दिनों में ऐसे विचार रखे थे। बाद में अपने जीवन के अंत में गांधी जी ने इन शुरुआती विचारों के लिए माफी जरूर मांगी और स्वीकार किया कि उनके विचार समय के साथ बदले हैं, खासकर जब उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और अन्य के साथ काम किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ छवि प्रबंधन था अपनी बढ़ती हुई वैश्विक प्रसिद्धि को बचाने के लिए, या फिर उनके विचार वास्तव में इतने बदल गए थे? इतिहासकारों और विद्वानों में इस पर गहरी बहस है। कुछ का मानना है कि गांधी जी के विचार समय के साथ विकसित हुए, वे अपनी गलतियों से सीखे। लेकिन कुछ अन्य मानते हैं कि ये गहरे पूर्वाग्रह थे जो उनके प्रारंभिक व्यक्तित्व का हिस्सा थे। क्या हमें महान लोगों के गलत विचारों और फैसलों को भी याद रखना चाहिए? क्या किसी के पूरे व्यक्तित्व को देखना महत्वपूर्ण नहीं है, ना कि सिर्फ उस हिस्से को जिसे इतिहास महान बताता है? ये उनके व्यक्तित्व का वो अनछुआ पहलू है जिस पर आज भी खुलकर बात नहीं होती। गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दोनों ही भारत के महान नेता थे, लेकिन उनके बीच सामाजिक सुधारों को लेकर गहरा वैचारिक मतभेद था, खासकर दलित समुदाय के अधिकारों पर। यह मतभेद एक बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल गया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बात है 1932 की, जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके तहत दलितों को अल्पसंख्यक मानकर उनके लिए अलग मतदाता क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान किया गया। डॉक्टर अंबेडकर, जो दलितों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने इसे दलितों के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा जिससे वे अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर सकें। लेकिन गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि दलितों को अलग मतदाता क्षेत्र देने से हिंदू समाज में विभाजन पैदा होगा और ये अछूत प्रथा को स्थायी बना देगा। उन्होंने इसके खिलाफ मृत्यु तक अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया। गांधी जी का यह अनशन एक बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव था। पूरे देश में हलचल मच गई क्योंकि कोई भी गांधी जी की जान दांव पर नहीं लगाना चाहता था। अंततः अंबेडकर को गांधी जी के अनशन के दबाव में झुकना पड़ा और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत दलितों के लिए अलग मतदाता क्षेत्र की मांग को छोड़ दिया गया, लेकिन आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। कई विद्वान और दलित चिंतक मानते हैं कि पूना पैक्ट से दलितों के अधिकारों का समझौता हुआ। उनका तर्क है कि अगर अलग मतदाता क्षेत्र मिलते तो दलितों को अपना वास्तविक राजनीतिक बल दिखाने का मौका मिलता और वे अपने हितों की रक्षा बेहतर तरीके से कर पाते। क्या ये गांधी जी द्वारा किया गया सामाजिक न्याय था, या फिर गांधी जी का राजनीतिक दबाव और उनके अखंड हिंदू समाज के विचार का वर्चस्व था जिसने दलितों की आकांक्षाओं को दबा दिया? क्या एक व्यक्ति के अनशन को राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करना सही था? ये सवाल आज भी दलित आंदोलन और भारतीय राजनीति में एक गर्म बहस का विषय है और गांधी जी के सर्वोदय के विचार पर एक मुश्किल प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमने आज गांधी जी के उन पहलुओं को देखा जिन पर आमतौर पर बात नहीं होती। हमने उनके कुछ ऐसे फैसलों और विचारों को परखा जो विवादित हैं, जो उनके संत वाली छवि से मेल नहीं खाते। इतिहास में हर व्यक्ति के अच्छे बुरे पहलू होते हैं। हर इंसान, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, वो गलतियां करता है। उनके विचार समय के साथ बदलते हैं और उनके फैसले परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। सवाल ये नहीं कि गांधी जी सही थे या गलत, क्योंकि इतिहास को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखा जा सकता। सवाल ये है कि हमें इतिहास का सिर्फ एक पक्ष क्यों पढ़ाया जाता है। हमें सिर्फ राष्ट्रपिता और अहिंसा के पुजारी वाला पहलू ही क्यों दिखाया जाता है और उनके जीवन के इन जटिल, मुश्किल और विवादित हिस्सों को जानबूझकर छुपाया जाता है? क्या सच्चा सम्मान वही है जब हम किसी के पूरे व्यक्तित्व को स्वीकार करें, उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी गलतियों और विरोधाभासों के साथ? क्या हमें इतिहास को सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में देखना चाहिए या उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखना चाहिए, जहां हम गलतियों से भी सीखें और समझें कि सत्ता, सिद्धांत और मानवता के बीच कितना गहरा टकराव हो सकता है?
ये सोचने का विषय है कि क्यों हमारे शिक्षा तंत्र और समाज ने गांधी जी के इन मानवीय पहलुओं को इतने सालों तक दूर रखा। क्या हम इतिहास को पूजा कर रहे हैं, ना कि उसे समझ रहे हैं? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।